हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक ऑनलाइन। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि होंगे हमारे एफएसएसआई के फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कोई भी पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के अंदर, उनके हमारे एग्जाम के आने के चांसेस है, जिसके अंदर फिर एग्जाम में क्या क्या आ सकता है या एग्जाम में आ चुके हैं पिछले, उनके कुछ कंबाइन करके हमने एमसीक्यू बनाया है। तो उसका सेट 1 है, तो उसके आज पहले वीडियो के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने अभी जैसे कि आप जानते हो कि फूड एनालिस्ट की एफएसएसआई के द्वारा हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करा जाती है, जिसमें दो पोस्ट होती है। एक जूनियर एनालिस्ट एग्जाम होती है जेईई, और एक होती है एफएई, जिसकी एग्जामिनेशन और उसके एलिजिबिलिटी पैटर्न के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको यहाँ पास ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ साथ हम लोग का, आप जैसे कि जानते होंगे, हमारा एक एप्लीकेशन है, ऐप है हमारा फूड टेक ऑनलाइन नाम से, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। प्ले स्टोर या आप iOS यूज करते हो तो आपको ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी, उसकी उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसी में हम लोग ने बहुत सारे चीजें, क्विजेस वगैरह रखे, लेकिन इस बार हम लोग अभी जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक भी प्रोवाइड किया जाएगी, जिसके अंदर बहुत अच्छे से एकदम सेग्रीगेटेड और जितना आपको नीडेड है, मतलब जो जो मटेरियल आपको नीडेड है वो मटेरियल आपको प्रोवाइडेड जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के भी आपको वीडियोस दिए जाएंगे, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुक दे दिए, रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए, नहीं, उसके साथ साथ आपको उसके साथ रेलेवेंसी रखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रखे जाएंगे। और इस साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा अच्छे से इनहेंस करने के लिए, प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, और आपको पता पता चले कि किस किस सेगमेंट से या किस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड्स है, रिसेंट ट्रेंड्स है। तो उसको देखने के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाए हैं, वो भी सबको आपको इस पैकेज में मिलेंगे, जो कि हमारे एप्लीकेशन में बहुत ही जल्द ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस पर आप ये वाले जो नीचे नंबर दिया है, मोबाइल नंबर 7020968581, इस नंबर पर जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अभी बहुत ही जल्द हमारे ऐप पे वाला कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हमारे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के लिए जितने भी 8-7 सब्जेक्ट्स है, फूड केमिस्ट्री से लेकर फूड लॉस से लेकर फिर जितने भी हमारे लेबोरेटरी इस्टेब्लिशिंग के लिए बाद में जितने भी सब्जेक्ट्स है, जो कि हमारा टोटल कंस्टिट्यूट करते 800 मार्क्स का पेपर। जैसे कि आप जानते हो, मैंने ये वाले डिटेल्ड वाले वीडियो में भी बताया है, डिटेल वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस किए, और साथ ही साथ आपके यहाँ पास एग्जैक्ट गाइडेंस मिलेगा। अच्छे अच्छे ट्यूटर से हमारे साथ जुड़े हुए, उस उनके द्वारा हम आपको बहुत सारे चीजें बहुत इजी वे में कवर किए जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए, बुक्स दे दिए, 2-3 पीडीएफ दे दिए, नहीं, लेकिन हमने हमारी खुद की ई बुक भी बनाई है, जिसके अंदर आपको बहुत ही कम, मतलब बहुत ही सेग्रीगेटेड, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा, जो चीज रेलेवेंट है उस बुक में वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, बाद में हमारे बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप जानते हो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। ठीक है, तो आपको ना हर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आपको आउट ऑफ नंबर नहीं लाना है, इसमें कोई रैंकिंग सिस्टम वगैरह नहीं रहती है। बस आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना रहता है, जिसके बाद आप या तो जूनियर एनालिस्ट बनोगे, अगर आपको एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप फूड एनालिस्ट बनोगे कब, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हमारा चालू करते हैं हमारा क्वेश्चंस, जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक था। ठीक है, तो विच क्लास ऑफ एडिटिव यूज टू कंट्रोल द मॉइस्चर इन लेवल इन फूड। अब देखो, मॉइस्चर लेवल को हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग द मॉइस्चर लेवल मींस कि या तो मॉइस्चर को आपको कोई भी फूड के अंदर क्या है, कभी भी कम करना रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी पैकेज फूड या प्रोसेस फूड को हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन होता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, कौन सा, एक तरह से बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, तो उस बारे में आपको देखने का है। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा है, सबसे पहले ह्यूमेक्टेंट्स है, उसके बाद एंटी केकिंग एजेंट है, फिर इम्प्रूवर है, या सिक्वेस्टेरेंस है, सिक्वेस्ट्रेट्स। ठीक है, तो सिक्वेस्टेरियन एजेंट्स भी होते हैं, एक कुछ भी बोल सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमेक्टेंट्स। ठीक है, तो ह्यूमेक्टेंट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक तो वो देता हूँ कि आपको एक चीज पता, आपको एक चीज आपको याद रहना चाहिए कि जितने भी फूड एडिटिव्स है, फूड एडिटिव्स बोल के आपको एक लेसन होगा, तो उस फूड एडिटिव्स में इन क्लास आते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासेस आते हैं। ठीक है, जिसमें ह्यूमेक्टेंट होते हैं, एंटी केकिंग एजेंट होते हैं। तो एंटी केकिंग एजेंट का यूज किस में रहता है पता है, पर्टिकुलरली देखा जाए ना, तो होल मिल्क पाउडर जो रहती है, होल मिल्क पाउडर हो गई, स्किम मिल्क पाउडर हो गई,
उसके अंदर लैक्टोस होता है, ठीक है। तो जब जैसे ही हम लोग मिल्क के अंदर का मॉइस्चर कम करते हैं, तो मिल्क के अंदर कितना मॉइस्चर होता है अपना अपना हम लोग का होता है अप्रोक्सीमेटली 96%, सॉरी अप्रोक्सीमेटली होता है हमारा 84 to 85% मॉइस्चर होता है मिल्क में, ठीक है। तो उसको हम लोग ड्राई करके 4% तक रिड्यूस कर देते हैं। तो जो लैक्टोस है उसके अंदर का, मिल्क के अंदर का लैक्टोस जो है वो अमोर्फस स्टेट में चले जाता है, ठीक है, अमोर्फस या क्रिस्टलाइन स्टेट में चले जाता है। उसकी ना एबिलिटी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के आजू बाजू से बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम लोग ना एंटी केकिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसके कारण उसकी हाइग्रोसोपिटी जो लैक्टोस की वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक बहुत ज्यादा हार्ड मास नहीं बनता, जिसके कारण पाउडर की डिस्पेसिबिलिटी वेटेबिलिटी अच्छी रहती है। तो ये एंटी केकिंग एजेंट है। फिर होते हैं हमारे इम्प्रूवर्स। तो इम्प्रूवर्स का यूज आता है हमारे फ्लोर्स में, ब्रेड फ्लोर वगैरह के अंदर हम लोग इम्प्रूवर का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिक्विस्टेरिंग एजेंट। सिक्विस्टेरिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं अलग अलग मेटल आयंस को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। सिक्विस्टेरिंग एजेंट बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग विच ऑफ द एंटीबायोटिक इज यूज्ड इन डेयरी एज प्रेजर्वेटिव। अब देखो, अब एंटीबायोटिक ना, एंटीबायोटिक के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर सकते हो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक किसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किसके लिए है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का पर्पस क्या है? सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक शब्द का आप मीनिंग समझ जाओ कि एंटीबायोटिक विच इज नॉट फॉर, विच इज इनहिबिटरी टू पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए जो इनहिबिटरी इफेक्ट जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक के भी टू क्लासेस है, मतलब कि क्या है कि खुद खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसको प्रोड्यूस करके अपने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इनहिबिट करने के लिए प्रोड्यूस करता है। कुछ हम लोग हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स है, या तो जो कैटल्स है, हमारे कैटल्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, उनको जब हम लोग देते हैं, उनके उनका कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है, उसको एडमिनिस्टर करने के बाद उनका जो लेवल्स है इन्फेक्शन का, उसको कम करने के लिए हम लोग उसको, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो निसिन है हमारा, निसिन एक माइक्रोबियल प्रोडक्ट है जो कि लैक्टोबैसिलस स्पीशीज प्रोड्यूस करती है। और एक तरह से देखा जाए तो एक सर्टन चेन ऑफ अमीनो एसिड का प्रोटीन, स्मॉलेस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल भी नहीं बोल सकते, ओलिगो पेप्टाइड पेप्टाइड है इसको बोल सकते हो आप, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं, और जो क्लोजली रिलेटेड सेम स्पीशीज या सेम जीनस के माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए या ग्राम नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए इनहिबिटरी होता है। तो उसको हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो ये हमारा हो गया निसिन, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा मोल्ड्स के लिए जो ना, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, मोल्ड्स जो रहते हैं हमारे, मोल्ड्स मतलब जो कि एस्परजिलस स्पीशीज हो गए, बहुत सारे स्पीशीज हैं मोल्ड्स के लिए। फिर जियोट्राइकम स्पीशीज है जो कि हमारे जो एक तरह से बोल सकते हैं चीज है। बेसिकली देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के चीजेस है जो कि हम लोग हमारे बॉडी में, मतलब हमारे चीजेस होते हैं उसके अंदर ना, मोल्ड्स अगर राइपनिंग के समय, मतलब जब हम लोग चीज को ना क्यूरिंग करते हैं, ठीक है, चीज की क्यूरिंग करते हैं ना, क्यूरिंग या राइपनिंग प्रोसेस जो कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है, उसके अंदर जो मोल्ड्स है ना वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रो होने के बाद ना उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, नॉन बेनिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। कई कई केसेस में वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में। लेकिन कुछ कुछ मोल्ड जो होते हैं हमारे चीज के अंदर ना स्पॉइलेज कॉज करते हैं, ठीक है। तो उस स्पॉइलेज कॉज ना होने के लिए हम लोग एक कंपाउंड यूज करते हैं, उस कंपाउंड का नाम होता है नेटामाइसिन, ठीक है। ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जिसको हम लोग सरफेस ट्रीटेड विथ नेटामाइसिन बोलते हैं, और इसको एफएसएसआई में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए नेटामाइसिन ट्रीटेड चीजेस भी है, ठीक है। तो उसकी एक लिमिट होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। मैं इसकी एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत सारा सिलेबस ऐसे ही कवर होते जाएगा, छोटी छोटी चीजों से जैसे जैसे मिलाते जाओगे आप, वैसे वैसे आपको हर एक चीज आपको समझते जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग एंटीबायोटिक जो कि डेयरी इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव के प्रोडक्ट के प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा, एक निसिन है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन उसी से रिलेटेड नेटामाइसिन है जो कि 40 mg पर केजी चीज के अंदर अलाउड है बाय द एफएसएसआर, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन एक्ट 2011, ठीक है। फिर ये दोनों जो है एंटीबायोटिक्स है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन साइक्लिन जो है वो हमारे किसके लिए होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए, ठीक है। हमारे मतलब क्या होता है कि इसका भी देखिए आपको यहाँ से भी दो कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो एक कंसेप्ट क्या है, एमआरएल का, ठीक है। तो मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट, मतलब कि कितना रेसिड्यूस उसके हमारे कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, ब्लड के अंदर, या कितने जा रहे हैं हमारे मिल्क के अंदर, किसके वजह से
हमारे मान लो हमारे कोई काव है या गाय है, उसको इन्फेक्शन हो गया अलग प्रकार का, तो उसको हम लोग ने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को रिकमेंड किया और उसको दिया, तो उसके देने के बाद उसके कुछ अमाउंट ऑफ रेसिड्यूज जो है ना वो किसके अंदर आ जाएंगे, मिल्क के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए दो यूनिट यूज करते हैं, एक पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन और एक होता है पीपीबी। और आप कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स है जिनकी तो आप 0.4 पीपीबी तक की एमआरएल होती है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके लिए एक और टर्म आपको याद होना चाहिए, एक विड्रॉल पीरियड होता है, ठीक है। विड्रॉल पीरियड क्या होता है, तो विड्रॉल पीरियड मतलब ये होता है कि आपने अगर आपको आपको मिल्क चाहिए, ठीक है, तो आपको एंटीबायोटिक आपने कोई भी काव या कैटल को दे दिया है, ठीक है, तो उसको आपने अगर एंटीबायोटिक दे दिया है, तो एंटीबायोटिक देने के बाद उसके कितना देर तक उसके अंदर वो एंटीबायोटिक रेसिड्यूज हमारे मिल्क के अंदर उतरेंगे, तो मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट 72 आवर्स तक आपका विड्रॉल पीरियड होता है। और बाकी देखा जाए तो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए अलग अलग विड्रॉल पीरियड होता है, किसी का कम होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स देखा गया 72 आवर्स का विड्रॉल पीरियड रहता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, सर्टेन केमिकल्स लाइक डैश हैव बीन फाउंड टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू द रेडिएशन। तो ये हमारा टॉपिक है किसका, फूड इरेडिएशन का, ठीक है। तो फूड इरेडिएशन के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किन किन रेडिएशन से हम लोग फूड 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 में से माइक्रोबियल लोड को कम करते हैं, फिर एक तरह से फूड रेडिएशन करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होता है, कि इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट कितना होता है, इनके कितनी कितनी रेंज में इन लोग आते हैं, इंफ्रारेड है, यूवीसी है, बहुत सारे तरह के गामा रेस है, उनका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा एस्कॉर्बेट है, ठीक है। तो ये केमिकल को क्या है हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई भी आपको कोई भी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी को रेडिएशन के साथ बढ़ाना है, तो आप एस्कॉर्बेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ईडीटीए का फुल फॉर्म तो मेरे को लगता है बहुत लोगों को पता होना चाहिए। तो ईडीटीए जो है इसका क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये बहुत सारी चीजों में आपके इस्तेमाल होता है केमिकल लेबोरेटरीज के साथ साथ इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। एक तरह से ये बोल सकते हो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसका आंसर क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चेलेटिंग एजेंट ऑल्सो स्टेबलाइज फर्मेंटेड माल्ट बेवरेज बाय कॉम्प्लेक्सिंग विथ। अब चेलेटिंग एजेंट का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को होता है, क्योंकि चेलेटिंग एजेंट क्या होता है, कोई भी मेटल है ना, तो मेटल के ऊपर एक पर्टिकुलर मेटल आयन प्रेजेंट है, तो उसको क्या करता है वो कंपाउंड एक चेलेट कर लेता है, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी जो फ्री चल रही है, उसके जो वैलेंस वो चल रहे क्या बोलते हैं, उसके जो वैलेंस शेल है, ठीक है, तो उसको उसको एक्वायर कर लेता है, वो क्या होता है चेलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो उसको उस सॉल्यूशन में से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्मेंटेड माइल्ड बेवरेजेस के अंदर जो चेलेटिंग एजेंट यूज करता है, तो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है चेलेटिंग एजेंट, तो उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर है हमारा कॉपर। तो कॉपर के जो कंपाउंड है, जो माल्ट बेवरेज जब हम लोग माल्टिंग की प्रोसेस करते हैं, आपको पता होगी कि माल्टिंग की प्रोसेस किसके लिए करते हैं हम लोग, और फर्मेंटेड माल्ट बेवरेजेस के 2-3 एग्जांपल आप मेरे को आप दे सकते हो, ठीक है। तो माल्टिंग के लिए एक और चीज है कि माल्टिंग करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेलेवेंट सीरियल कौन सा है, तो मेरे को बताइए, ठीक है। उसका एक साइंटिफिक नेम भी है और उसको एक हिंदी नाम भी है, तो उस हिंदी नाम को बताइए, क्योंकि ये सिर्फ बहुत जगह बहुत बार पूछा गया है। फिर सिक्स क्वेश्चन में आते हैं, डैश इज एडिटिव यूज टू रिटेन द टेक्सचर ऑफ कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अब आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर आपका एक और कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो सबसे पहली बात है कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, तो आपको स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पता होनी चाहिए, एपर्टाइजेशन पता होना चाहिए, एपर्टाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ से रिलेटेड कंसेप्ट आपको पता चलते हैं, ठीक है। जैसे आप एक कोई भी टॉपिक देखते हो ना, आपके दिमाग में हर एक चीज घूमनी चाहिए। कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का टेक्सचर को रिटेन करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा एजेंट है वो, तो वो एजेंट होते हैं हमारे फर्मिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल को कोई हीट ट्रीटमेंट या कूलिंग ट्रीटमेंट देते हो, तो उसका टेक्सचर उतना अच्छे से प्रिजर्व नहीं रह पाता है, ठीक है। तो उस टेक्सचर को प्रिजर्व रखना हमारा काम है, ठीक है। तो उस टेक्सचर को प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग फर्मिंग एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक रेजिन यूज्ड एज क्लैरिफाइंग एजेंट। अब देखो, तो रेजिन का तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है। रेजिन्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, रेजिन बेड क्या होता है, वो किस चीज के क्लैरिफिकेशन की बात करें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंथेटिक रेजिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसको होते हैं हमारे पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड्स बोला है तो ये हमको याद रखना है कि ऑयल
ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में रिफर कर रहा है, ठीक है। तो ऑयल एक्सट्रैक्शन आपको पता होने चाहिए इस समय में, ऑयल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ऑयल प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर फॉस्फेटाइड्स रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग क्या होती है, बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल इमल्सिफायर, ठीक है। लेसिटिन, ठीक है, लेसिटिन का प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है, सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर लेसिटिन को बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट बोल के फूड्स में यूज किया जाता है। मोनो और डाइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये भी हमारे कौन से नेचुरल है। फिर बाइल एसिड, ये भी नेचुरल है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इमल्सिफायर कौन से होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं जो कि फैट को उसके इमल्शन में रहने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आता है विच ऑफ नेम द फॉलोइंग, नेम द एडिटिव विच इज यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ द फूड सॉल्यूशन। तो मेरे को बताओ, मैंने अभी बता दिया है कि एक तरह से सरफेस एक्टिव एजेंट कौन से होते हैं, इमल्सिफायर होते हैं, ठीक है। स्टेबिलाईजर क्या होते हैं हमारे, स्टेबिलाईजर एक तरह से बोल सकते हो कि आइस, मतलब क्रिस्टलाइजेशन कंट्रोल में, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइस को कंट्रोल करने में, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होते हैं। और क्लैरिफाइंग एजेंट अभी देखे पीछे हमने, पॉलीअमाइड होते हैं। फिर क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस भी होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेक्टिनेसिस, ठीक है। तो पेक्टिनेसिस यूज करते हैं, याद रखिए। बहुत आपको याद रखना है कि किन किन इंग्रेडिएंट्स जो है, कौन कौन से एंजाइम्स या कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस किस किस पर्पस के लिए यूज कर किए जाते हैं, ठीक है, और किस किस प्रोडक्ट में। तो इसके लिए आंसर सिर्फ बचता है हमारा बफर, ठीक है। तो इसका आंसर है बफर्स। तो बफर क्या होते हैं कि पीएच से ना डिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो बफर्स होते हैं हमारे, बफरिंग मीडियम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और बेसिकली बोला जाता है कि हमारा मिल्क और मिल्क के साथ हमारा ब्लड वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल बफरिंग एजेंट है, ठीक है। उसका बफरिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है, उसको प्रिडिक्ट भी करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 10th क्वेश्चन पे, हाउ द थिकनेस इंप्रूव अ फूड प्रोडक्ट। तो थिकनेस का क्या है, मतलब क्या है, क्यों इन लोग इतना अच्छे से हमारा फूड प्रोडक्ट की टेक्सचर्स वगैरह पे बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। तो सबसे पहले बात क्या है, दे प्रिवेंट द फूड फ्रॉम ड्राइंग आउट, ऐसा कुछ है क्या, एक्सपल्शन सिनर्सिस, नहीं, ऐसा कोई आपको कंसेप्ट यहाँ से आपको प्रिडिक्ट करते नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑयल इन वाटर, फिर तो दे स्टेबलाइज ऑयल इन वाटर। तो बताइए इन तीनों में से क्या हो सकता है। थिकनर्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन किसके लिए, विस्कोसिटी से रिलेटेड है। क्यों, आप थिकनर्स जब कोई भी फूड के अंदर आप रिलेवेंट 3 थिकनर जो यूज किए जाते हैं हमारे फूड के अंदर, 1 2 3, इन थिकनर के बारे में बताइए, और जो कि एफएसएसआई के द्वारा उनको एडिटिव बोल के कंसिडर किया गया है, ठीक है। ये आपका टास्क है, आपको हर एक चीज के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि कौन कौन से प्रोडक्ट्स में कौन कौन से थिकनर का यूज है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन पे। द फूड एडिटिव यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू वाइटन द कलर ऑफ मिल्क इज। तो बेसिकली मिल्क का वाइट कलर करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिकली ये आप थोड़ा सा याद रखने के लिए कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं किया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज किया, लेकिन व्हाइटनेस के लिए जो कंट्रीब्यूट अगर आपको करवाना है तो आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल एक्ट एज अ स्टेबिलाईजर। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, तो अगर 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 तो नहीं है, क्योंकि अगर का जो वो मेरे ख्याल से पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। गैलेक्टोन्यूरिक एसिड कहाँ पॉलीसेकेराइड है। जेलेटिन क्या है मेरे को बताइए, कैरागिनन भी हमारा पॉलीसेकेराइड है। फिर एल्जीनेट और हमारे जेलेटिन में कंफ्यूजन है, तो बताइए इनमें से प्रोटीन कौन सा है। तो प्रोटीन कौन सा है आपको पता ही होगा, तो वो है हमारा जेलेटिन, जो कि स्टेबलाइजर के लिए यूज होता है। और जेलेटिन का सोर्स भी हमको बताइए, आपको कमेंट में बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कि जेलेटिन का सोर्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 13th क्वेश्चन पे। तो एंजाइम्स यूज टू क्लैरिफाई द बेवरेजेस, अरे इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे चुका है, उसका आंसर आपको पता ही चल गया ना कि पेक्टिनेस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पेक्टिनेस फॉर क्लैरिफाई द बेवरेज। फिर उसके बाद आता है द परसेंटेज लेवल ऑफ नाइट्राइट्स इन क्यूर्ड मीट इज। तो सबसे पहली चीज मेरे को बताओ कि लेवल ऑफ नाइट्राइट्स, तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स क्यों यूज करते हैं मीट में, मीट प्रोडक्ट में, टू प्रिजर्व द रेड कलर ऑफ मीट के लिए हम लोग नाइट्रेट्स यूज करते हैं। तो उसकी मैक्सिमम लेवल कितनी होती है मीट के अंदर, ये तो फैक्ट नहीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप बताइए क्या लेवल रहती है उसकी। तो उसकी लेवल होती है 200 ppm की लेवल हम लोग
क्योर्ड मीट में हम लोग को नाइट्रेट की रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए, बस लेवल याद रख के नहीं, नाइट्रेट क्यों और उसका एक मैकेनिज्म भी है। मतलब आप जब मीट की केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब उसकी क्यूरिंग की प्रोसेस होती है सॉसेजेस के समय, जब उसको बहुत सारे प्रोसेसेस में हम लोग ये करते हैं, मिंसिंग करने के बाद उसका सॉसेज बना रहे हो, कुछ पैटीज बना रहे हो, पैटी बना रहे हो उसकी, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर को प्रिजर्व करने के लिए मीट का हम लोग नाइट्राइट्स यूज करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मुझे बताइए कि रेड कलर ऑफ मीट किस प्रोटीन की वजह से आता है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रोटीन कौन से होते हैं, फिर रिगर मोर्टिस क्या है, तो रिगर मोर्टिस का मैकेनिज्म क्या है, पोस्ट रिगर क्या होता है, रिगर के कारण क्या चेंजेस है रिगर मोर्टिस में और पोस्ट रिगर में, फिर एंटी मॉर्टम, पोस्ट मॉर्टम, बहुत सारे टॉपिक्स है आपको पता होने चाहिए तो इसमें से। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेवर इज आर। तो हमारे एजेंट्स, ऐसे कौन से एजेंट्स है जो हमारे फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनमें से कौन सा एजेंट है जो कि फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो एस्टर, अल्डिहाइड, कीटोन्स, ये तीनों, और ये तीनों में देखना आप कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस के कारण बहुत ज्यादा फ्लेवर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर फिर देखते हैं हम लोग, विच एसिड इज हायर बैक्टीरियोस्टैटिक। हाँ, तो ये तो मेरे को लगता है माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को रजिस्ट करने वाला, मतलब बैक्टीरिया से रजिस्ट होने वाला, क्योंकि बैक्टीरिया जहां ग्रो नहीं कर सकते जिस मीडियम में, तो सबसे ज्यादा रजिस्टिव होता है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं परमिटेड क्वांटिटी ऑफ सोडियम बेंजोएट इन जैम। तो सबसे पहली बात बताओ कि जैम और जेली से आया, तो मेरे को आपको यहाँ पर तुरंत बताना होगा कि ब्रिक्स कंटेंट ऑफ ब्रिक्स कंटेंट या टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स परसेंटेज इन जैम और जेली कितना होना चाहिए, वो एफएसएसआर के हिसाब से कितना होता है, ये आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो एफएसएसआर के हिसाब से टीएसएस कंटेंट, ब्रिक्स कंटेंट कितना होता है, ये आप हमको यहाँ पर कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले सोडियम बेंजोएट का फंक्शन क्या है और वो किस चीज के लिए यूज हो जाता है, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रजिस्ट करता है, ये हमको बताइए, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट के 200 ppm तक आपको अलाउड है, आप यूज कर सकते हो जैम्स एंड जेलीज के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव, या बोल सकते हो, ठीक है, प्रिजर्वेटिव है वो, लेकिन उसका क्या मेन फंक्शन है, किस रोल की वजह से उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तीन प्रोडक्ट दिए हुए, जैम, जेलीस और प्रिजर्व्स, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या उन लोग की प्रॉपर्टीज है, क्या क्या किस किस प्रोडक्ट, मतलब किस किस फ्रूट या किस किस वेजिटेबल का ये बनता है, आप हमको बिल्कुल मेंशन कीजिएगा हमारे कमेंट में। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप हमारा कोर्स में जा सकते हैं, जहां पर इन सब चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई क्लास टू प्रिजर्वेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि एफएसएसआई ने प्रिजर्वेटिव को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स को क्लास 1 और क्लास 2 में, और किस बेसिस पे किया हुआ है, क्लास 1 और क्लास 2 पे। आपके पास ये सब चीजें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्लास 1 कौन से नेचुरली अकरिंग या सिंथेसाइज सिंथेटिक वाले जो क्लास 2 के अंदर आते हैं, आपको पता होना चाहिए, और तुरंत आपको जल्दी से एक बार जल्दी से आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि हाँ, क्लासीफाई कर लिया है मैंने, कौन सा प्रिजर्वेटिव क्लास 1 है, क्लास 2 है। तो निसिन जो होता है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, निसिन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, ठीक है। फिर आते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टरलाइज स्पाइसेस। तो स्पाइसेस को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा हम लोग वो यूज करते हैं एजेंट, या कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो इपोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पाइसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एसेंशियल ऑयल्स, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है ये, जहाँ से क्वेश्चन यूज किया जाता है। तो बिक्सिन इज अ पिगमेंट derived फ्रॉम द सीड कोट ऑफ बिक्सा ऑरिलिना। तो यहाँ पास मैं यहाँ इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम की तरह लिखता हूँ इसको, ऐसा है, अगर एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड राइट द साइंटिफिक नेम करेक्टली, ठीक है। तो बिक्सा ओरिलिना से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ पिगमेंट है वो कौन से कलर का होता है, ठीक है। तो कौन से कलर का होता है, तो वो होता है हमेशा रेड कलर का। और किस प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, तो मैं हिंट दे देता हूँ, जो ये प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट में यूज करता है, तो ये फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में आपका ये वाला कलर ही एक तरह से, तो कलर किस में यूज किया जाता है और किस कलर को ये रिप्लेस करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 21, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैन नॉट बी यूज दैट्स प्रिजर्व नेचुरली कलर्ड जूसेस बिकॉज ऑफ इट्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग एज अ कलर को प्रिजर्व करने के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते,
तो उसका क्या है, ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन क्या होती है इसकी, तो आप मेरे को बताइए पहले, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग किस प्रोडक्ट में ब्लीचिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह से कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल से फ्लोर में करते हैं। ठीक है, तो उसके ब्लीचिंग एक्शन के कारण हम लोग यूज नहीं करते। और मेरे को बताओ ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, रिमूविंग द कलर, रिमूविंग द ऑलरेडी प्रेजेंट कलर। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे आपको जज करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को पकड़ना है। ठीक है, तो चिलेटिंग एजेंट आर ऑल्सो नोन एज, तो बताइए, मैंने पहले ही हम लोग ने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्या होता है, सिक्विस्टेरेंस और मेटल स्कैवेंजर दोनों बोलते हैं इसको। क्यों, सिक्विस्टेरिन एजेंट्स के लिए भी मैंने पहले बताया था सिक्विस्टेरिंग एजेंट क्या होते हैं और मेटल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। मतलब सिक्विस्टेरिंग जब आप सॉल्यूशन में बात कर रहे हो, फूड के अंदर बात कर रहे हो, ठीक है, और मेटल स्कैवेंजर्स कब बात करोगे, इन द केस ऑफ एक्टिव पैकेजिंग। जब हम लोग एक्टिव पैकेजिंग करते हैं, एक्टिव पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को, मेटल स्कैवेंजर्स, ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, CO2 स्कैवेंजर्स, मॉइस्चर स्कैवेंजर्स, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेटल स्कैवेंजर कौन सा है, कौन से कंसेप्ट में वाला इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये एक नोवेल फूड प्रोसेसिंग टेक्निक है, अब बोला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है अभी। लेकिन तो भी अब अगर जब हम लोग फूड फूड के स्टूडेंट है, तो आप लोग क्या देखते हो, एक्टिव पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग को एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी देखते हो ना। तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा 22nd क्वेश्चन। फिर आता है 23rd ऑफ क्वेश्चन। तो ब्लीचिंग ऑफ व्हीट फ्लोर इज डन जनरली बाय यूजिंग, तो बेंजाइल पर ऑक्साइड से हम लोग ब्लीचिंग करते हैं। ठीक है, SO2 का भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्लीचिंग एजेंट तो हमेशा बेंजोइल पर होता है। ये सारे भी करते हैं, लेकिन ना इन सबसे ज्यादा ये वाला बेंजोइल बेंजोइल पर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है 24th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज लेवनिंग एजेंट। तो लेवनिंग, तो अभी लेवनिंग क्या होता है, सबसे सबसे पहले बात तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवनिंग की प्रोसेस, और जो कि किसके अंदर आती है, हमारी ब्रेड मेकिंग में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ ब्रेड मेकिंग में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ब्रेड मेकिंग के अंदर दो टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हिसाब से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फूड एनालिस्ट में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है उसका, वो है रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन के बाद है हमारा जेलेटानाइजेशन, और उसके दो डिफेक्ट भी है। ठीक है, तो डिफेक्ट्स भी है ब्रेड मेकिंग में। तो दो डिफेक्ट कौन से होते हैं, एक स्टेलिंग होती है, स्टेलिंग होती है ब्रेड की, और उसके अंदर मोल्ड मोल्ड के भी डिफेक्ट्स होते हैं, और बेसिलस मेसेंटोरेट्स की वजह से होते हैं वाला डिफेक्ट, उसका भी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेलिंग, और एक और डिफेक्ट है, इसका डिफेक्ट का आप नाम मेरे को बता सकते हैं, लेकिन ब्रेड मेकिंग में से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसका प्रिंसिपल, ब्रेड मेकिंग का प्रिंसिपल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद आता है इसका कौन सा लिवनिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा कार्सोजेनिक केमिकल बेंजोपायरिन इज प्रेजेंट इन, वो हमारी प्रेजेंट होती है सब प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये बेंजोपायरिन कंपाउंड एक तरह से बोल सकते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या कार्सोजेनिक प्रॉपर्टीज है, जो कि हमारे इन तीन सब्जियों के अंदर प्रेजेंट रहता है। और उसका सोर्स क्या है मेरे को बताइए। ठीक है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, इस वेजिटेबल्स के अंदर ये कहाँ से आता है, आप मेरे को बताइए। ठीक है, तो जैसे कि आपने पूरे 25 MCQ देखे, तो 25 MCQ देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि किन किन टॉपिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लगभग हमने सारे जितने भी क्लासेस है, मतलब फूड भी हमारी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइडेड है, जैसे कि मीट है, डेयरी है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अगर आपको ये सब चीज़ों के साथ कंटिन्यूस बने रहना है, आपको क्विजेस देते रहने हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, FSSAI के रिलेटेड, गेट, ICR, बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड, स्टेट FSO से रिलेटेड, तो हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है फूडटेक ऑनलाइन से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उस ऐप की लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमारे सोशल मीडिया जितने भी है, सब पे सबको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर हमारे हमारे ऐप से रिलेटेड है, हमारे कोई भी कोर्स या हमारे कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी आपको मैंने हमारे कोर्स के बारे में फिर एक और बार बता देता हूँ जाते वक्त कि
हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड ट्यूटर्स आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका कोर्स है जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, एमसीक्यूज के वीडियोस, जैसे कि मैंने पहला वीडियो बनाया। तो आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में जाननी हो तो ये वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में क्वेरी, आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और जितने भी फ्रेंड्स हैं, और बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।